हम्म, पीएफआई हम्म, पीएफआई एक चरमपंथी संगठन है और जिसका संबंध तुर्की की अलकायदा समर्थित आईएचएच के साथ है। और मुस्लिम ब्रदरहुड जो एक आतंकी संगठन है जो वैश्विक स्तर पर एक ऐसी विचारधारा की हुकूमत कायम करना चाहता है जिसका संबंध सिर्फ और सिर्फ रक्तपात करने से है। पीएफआई के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, लगातार उस विचारधारा को बढ़ाया जा रहा है जिस विचारधारा से भारत की आंतरिक सुरक्षा को खतरा है, और जिस विचारधारा के आने के बाद सिर्फ गैर मुस्लिम ही नहीं बल्कि मुसलमानों में भी तमाम ऐसे पंथ हैं, ऐसी विचारधाराएं हैं जिनको पीएफआई की विचारधारा से गंभीर खतरा है। पीएफआई के लोग जिस विचारधारा को मानते हैं वो विचारधारा निश्चित रूप से अलगाव को जन्म देती है। संविधान की बात करने वाली पीएफआई, लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने की बात करने वाली पीएफआई, इसका असली चेहरा ये है कि अपनी विचारधारा से भिन्न व्यक्तियों के से विरोधाभास होने पर उनके हाथ काट देती है। नौजवानों को रेडिकलाइज करना, उनको 72 हूरों का लालच दिखा करके आतंकवादी गतिविधियों में इन्वॉल्व करना, ऐसे बहुत सी चीज़ें सामने आई हैं। अभी जैसा कि CANRC प्रोटेस्ट हुआ था, उस प्रोटेस्ट में पीएफआई का नाम सामने आया था और 17 साल से लेकर के 25 साल के नौजवानों को जिस तरह से बरगला करके देश के सरकार के विरोध के नाम पर देश के विरोध पर आमादा किया गया, उनको जेलों में जाना पड़ा, बहुत से बच्चे मारे गए, तो ये बड़ी हृदय विदारक बात है और इसलिए ऐसी संस्था पर, ऐसे संगठन पर बैन लगना ही चाहिए जो नौजवानों को भ्रमित कर रही है। दूसरी बात यह है कि पीएफआई पर मांग हमारी बहुत पुरानी है। पीएफआई पर बैन लगाने के लिए हमने पूरे देश में जगह जगह पर हमारे साथियों के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस सम्मेलन, सूफी सम्मेलन आयोजित किए। हम लोग डोर टू डोर गए, लोगों से बात की, तमाम धर्माचार्यों से बात की, सभी धर्मों के लोगों से खानकाहों में जा कर के बात की, दरगाहों में जा कर के बात की और उनसे ये कहा कि आप हमारा समर्थन करें, और हमें समर्थन मिला भी है। और हमने इस संबंध में सरकार से भी मदद मांगी, सरकार से भी हमने कहा कि हमारी इस बात को सुना जाए। इसके संबंध में हमने एक प्रार्थना पत्र दिया था कि हम माननीय गृह मंत्री जी से मिलना चाहते हैं। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी उस वक्त जब मामला था तो उनसे भी मैंने बात की थी, लेटर लिखा था कि हम उनसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। पीएफआई की भयावहता के विषय में बता करके हम उनसे तबादला ख्याल करना चाहते हैं, लेकिन हुकूमतों ने हमारी बातों को नहीं सुना। हमने कई बार धरना दिया। 2 अक्टूबर 2021 को हमने कानपुर में धरना अपने साथियों के साथ दिया और कई बार हमने विभिन्न खानकाहों का समर्थन पत्र लिखित रूप से भेजा, लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि इस पर कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई। तो हम लोगों ने, जैसा कि पहले ऐलान किया था कि हम लोग कानपुर से लेकर के दिल्ली तक पैदल यलगार यात्रा निकालेंगे, हम लोगों ने यलगार यात्रा निकाली। यलगार यात्रा निकालने के बाद जंतर मंतर पर धरना भी दिया गया, लेकिन क्या कारण है कुछ समझ में नहीं आता है कि क्यों नहीं सरकार हमारी बात को सुनती है। आगे की हमारी रणनीति ये है कि अभी हम लोगों ने जो जंतर मंतर पर धरना दिया है, धरना देने के बाद हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पीर सैयद खालिद नकवी साहब और राष्ट्रीय चेयरमैन मुफ्ती वसीम अशरफ साहब और हमारे राष्ट्रीय मुख्य संरक्षक हबीबुर रहमान नियाजी साहब, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रईस अहमद अशरफी साहब, राष्ट्रीय महासचिव अज़ीज़ुल्लाह अशरफी साहब, हम लोगों ने मिलकर के तय किया है कि ये यलगार यात्रा की समाप्ति के बाद अब हम लोग विभिन्न स्थानों पे, विभिन्न राज्यों में जा कर के हम वहाँ के जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनसे बात करेंगे, सभी धर्मों के धर्माचार्यों से बात करेंगे कि वो सरकार से इस बात को की मांग करें कि पीएफआई पर
बैन किया जाए, और कहीं ना कहीं हमारा ये प्रयास सफल हो रहा है और हमारी बात को सुनते हुए तमाम सज्जादगान ने, दरगाहों के गद्दी नशीनों ने, पीरों ने अपना बयान जारी किया है हमारे समर्थन में। हम उम्मीद है कि इस पर कुछ ना कुछ होगा। सवाल इस बात का नहीं है कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, सवाल इस बात का है कि मुल्क की सलामती किसमें है, मुल्क की बहबूदी किसमें है। एक मुसलमान के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि कुरान करीम के में जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं उन पर अमल करे। कुरान में साफ साफ लिखा हुआ है कि यानी जो इस्लाम धर्म को मानते हैं, इस्लाम धर्म को मानने वालों, मजबूती के साथ इंसाफ पर कायम हो जाओ और झूठी गवाहियों से बचो। बात इंसाफ की करो। इस्लाम इंसाफ की बात करता है, इस्लाम अमन की बात करता है। तो एक मुसलमान होने के नाते ये फर्ज बन जाता है, ये ज़रूरी बन जाता है कि वो लोग जो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, इस्लाम के नाम पर रेडिकलाइजेशन की दुकानें चला रहे हैं, उन दुकानदारों की दुकान को एक्सपोज करने की जिम्मेदारी भी एक मुसलमान की बन जाती है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम पीएफआई की सच्चाई लोगों के सामने बताएं। इसमें हिंदू और मुसलमान की कोई बात ही नहीं है। मुल्क तो सभी का है, मुल्क मुसलमानों का भी है, मुल्क हिंदुओं का भी है। इंसानियत किसी पंथ की, मजहब की, भाषा की और ज़ात की मोहताज नहीं है। इंसानियत के लिए ये ज़रूरी है कि इंसानी ज़ाब्तों पर, इंसानी ज़ावियों पर बात की जाए। देखिए, जहाँ तक मामला हिजाब का है, तो जिस तरह से इस मामले को रेडिकलाइज किया गया, इस मामले को लेकर के रेडिकलाइजेशन किया गया और चीज़ें और तथ्य जो सामने आए हैं, तो वो पीएफआई की जो एक सहयोगी संस्था है कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ने इस मामले को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से पीएफआई के खिलाफ जांचें हो रही हैं, अभी हमारी एप्लीकेशन पर ईडी ने जांच की थी और हमारी एप्लीकेशन पर ही, सूफी खानका एसोसिएशन की एप्लीकेशन पर ही उनका ये जो रजिस्ट्रेशन होता है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, उनके रजिस्ट्रेशन पर उनको नोटिस दी गई थी और हमारी मांग पर उनको कई बार जो है इस तरीके के कार्रवाई हुई है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए और मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए एक हिजाब का मुद्दा लेकर के इस मामले को तूल दिया जा रहा है। वरना इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम का या धार्मिक कोई मुद्दा नहीं है। तमाम धर्माचार्यों ने समर्थन भी किया है और दूसरी तरह की भी बातें की हैं, लेकिन ये जितनी भी बातें हो रही हैं, ये सब सिर्फ और सिर्फ पीएफआई का फैलाया हुआ जाल है और उसी के कारण ये सब चीज़ें सामने आ रही हैं।